नमस्कार, आप देख रहे हैं बैतूल वाणी का कार्यक्रम रूबरू और मैं हूं आपके साथ आकाश श्रीवास्तव। दोस्तों, किसी भी संगठन का सबसे बड़ा जो अ, युवा होता है, वो उस संगठन को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मददगार होता है। तो हमारे बीच में आज ऐसे ही युवा जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी एक विशेष शैली स्थापित कर चुके हैं। और उनकी इस कार्यशैली को देखते हुए सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने आपको भाजपा का नगर मंडल अध्यक्ष कोठी बाजार का बनाया था। इनकी कार्यशैली से पार्टी को फायदा हुआ, आपकी कर्तव्य निष्ठा से पार्टी ने प्रभावित होकर वर्तमान में आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया। तो ऐसी शख्सियत और ऐसी पर्सनालिटी आज हमारे बीच में उपस्थित है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे उनके परिवार के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके शिक्षा के बारे में और उनके राजनीतिक विज़न के बारे में। तो हमारे बीच हैं विक्रम वैद्य। विक्रम जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत नमस्कार। नमस्कार। मैं बैतूल वाणी परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विक्रम जी, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आपका शैक्षणिक सफ़र कैसा रहा? और साथ ही आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि मेरे दादाजी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद वैद्य जी बैतूल के प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष थे और आज़ाद भारत के पहले नगर पालिका अध्यक्ष थे वो। लेकिन आज भी जो कोठी बाजार है, वो सीमेंट रोड के नाम से जाना जाता है और सीमेंट रोड हमारे बाबूजी ने, दादाजी ने, सब लोग बताते हैं वरिष्ठ लोग कि रात में लालटेन से उसकी सुरक्षा करी और पूरी उसकी गुणवत्ता की सही से रोड बने ऐसी उनने देखा। मेरे पापा जी आदरणीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार वैद्य जी जो कि प्रख्यात और बैतूल के पहले होम्योपैथिक चिकित्सक थे और वो रिटायर्ड प्रिंसिपल भी हैं। मेरे दोनों भाई, एक भाई मेरा आयुर्वेदाचार्य है और पंचकर्म स्पेशलिस्ट है। प्रेम पंचकर्म आयुर्वेद हॉस्पिटल के नाम से हमारा एक हॉस्पिटल संचालित होता है जो कि कालापाटन में है। और मेरे जो बड़े वाले भैया हैं, वो पापा जी के साथ ही होम्योपैथी की चिकित्सा का कार्य करते हैं। मेरी दोनों भाभियाँ भी डॉक्टर है, मेरी वाइफ़ पीएचडी कर रही है और मैं आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ कि हम लोग आज भी इस पर्यावरण में, इस समाज में हमारा पूरा परिवार संयुक्त रहता है। आज हम 18 लोग एक साथ रहते हैं और खाना भी एक किचन में हमारा बनता है। और पिछले विगत 60-70 सालों से हम एक कैंपस है जिसको हम वैद्यवाड़ा बोलते हैं, पब्लिक वैद्यवाड़ा बोलती है, उसमें हमारे काका, चाचा, बाबा सभी लोग एक साथ हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी स्कूलिंग है, वो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कालाफाटा बैतूल से कंप्लीट हुई है। मैं एक मतलब फर्स्ट डिवीज़न का छात्र रहा हूँ 12th तक। मेरा जो ग्रेजुएशन है वो टेक्नोक्रेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मैंने किया है। और उसके बाद मैंने 4 से 5 महीने के लगभग एक आईटी सेक्टर में एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब की है। तो ऐसा मेरा सफ़र रहा अभी तक। अच्छा, एक बात तो है कि आपका जो परिवार है, वो एक समाज सेवा की पृष्ठभूमि से आता है। तो इस समाज सेवा की पृष्ठभूमि और जैसा आपने बताया कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, तो उस क्षेत्र से निकलकर आप राजनीति की ओर कैसे आकृष्ट हुए? क्या राजनीति में आने की आपकी इच्छा या शौक था या परिस्थितिवश आप इस राजनीति में आ गए? एक्चुअली में जब 4-5 महीने मैंने जॉब करी फिर एक दिन कुछ चीज़ें घट गई थी। मैंने मेरे पापा से बात करी कि इसके आगे क्या करना है। तो पापा ने मुझे बोला कि हम तो कभी भी तुमको जॉब कराने के फ़ेवर में थे ही नहीं। पापा जी ने ये बोला कि कभी भी किसी भी कंपनी का एम्प्लॉयी मत बनो, हमेशा एम्प्लॉयमेंट देने की बात करो। आप में वो गुणवत्ता है, आप में सक्षम हो कि आप खुद जॉब दे सकते हो। तो आपकी वजह से जब 8-10 परिवार चलेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और राजनीति में आने की प्रेरणा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे दादाजी स्वर्गीय गोकुल प्रसाद वैद्य जी बैतूल के प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। तो बचपन से हम हमारे परिवार में उनकी बातें सुनते आते थे कि उन्होंने कैसी समाज सेवा करी, उनकी जो सकारात्मक सोच थी, उस समय 1952-53 की, वो सकारात्मक सोच आज भी हमको देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि सीमेंट रोड उसका एक उदाहरण है, लोहा पुल उसका एक उदाहरण है। आज भी बहुत सारे कुएँ ऐसे हैं, जो उनके समय में खुदे थे, वो आज भी उन कुओं में पानी है। तो उनकी सकारात्मक सोच और
उनकी जो समाज सेवा करने की जो भावना थी, वो बचपन से हमारे मन में थी। तो वो सभी से ओत-प्रोत होकर मैंने राजनीति में आने का निर्णय लिया और उसके बाद आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे हेमंत भैया के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। तो उनकी सारी बातें सुन-सुन कर मुझे ऐसा लगा कि राजनीति में आना चाहिए और किसी विचारधारा के साथ जुड़कर अगर आप राजनीति करते हैं, तो आप समाज सेवा को और अच्छी तरीके से कर किया जा सकता है। तो बस इन सभी चीज़ों के ओत-प्रोत होकर मैंने राजनीति में जॉइन करना। देखिए, आपने राजनीति का सफ़र शुरू किया, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने भाजपा को ही क्यों चुना? और भाजपा में काम करते-करते भाजपा में संगठन का पहला पद आपको कब मिला? और वहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपका कैसा रहा? जनता पार्टी में पहले वार्ड की इकाइयाँ होती थी और वार्ड की इकाई में मैं 2012 या 13 के लगभग में मुझे वार्ड की इकाई में मंत्री बनाया गया था और 2014 में पार्षद के चुनाव थे। तो मैं जनरली 2-4-10 लोगों ने मुझे बोला कि यार शिवाजी वार्ड से तुम पार्षद के चुनाव लड़ सकते हो, युवाओं को मौका देना चाहिए। तो मैं आदरणीय हेमंत भैया के पास गया, तो हेमंत भैया की भी इच्छा थी कि चुनाव लड़ूँ, लेकिन परिस्थितियाँ वैसी नहीं थी। हेमंत भैया बोले कि यार हम तुम्हारी जो पोज़ीशन है वो पार्षद की नहीं, तुम्हारी सक्षमता ज़्यादा है, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। फिर उसके बाद 1-2 साल बाद मुझे नगर मंडल में मंत्री का दायित्व दिया गया। उस समय आज बैतूल नगर में 2 मंडल हैं, उस समय बैतूल नगर में 1 मंडल हुआ करता था। इस उम्र में युवा मोर्चा में भी मंत्री पद नहीं मिलता। उस 22 साल, 23 साल की उम्र में मुझे सभी के वरिष्ठों के आशीर्वाद से नगर मंडल में मंत्री पद का दायित्व मिला था। उसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, 2019 में मुझे मंडल अध्यक्ष के दायित्व दिया गया। तो फिर वो 5 सालों में जो भी मैंने काम करे, अच्छे काम करे या युवाओं को जोड़ा, एक कोठी बाजार मंडल में लगभग 3 साढ़े 300 कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम तैयार करने का जो लक्ष्य था। ऐसा पहले बोला जाता था कि कोठी बाजार क्षेत्र कांग्रेस का और गंज भाजपा का। तो कोठी बाजार क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास किए ताकि कार्यकर्ताओं को जोड़ सके, नए-नए युवाओं को जोड़ा, एक नई टीम तैयार करी और उसी के कार्य से हमने चुनाव लड़ा, 3 चुनाव लड़े। तीनों चुनाव में हमने सफलता हासिल करी। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा कोठी बाजार का। पहले हमारे पास कोठी बाजार में 8-9 वार्ड हुआ करते थे, आज कोठी बाजार में हमारे पास 13 वार्ड में हमारे पार्षद हैं और जो 2 वार्ड है हमा 4 वार्ड 3 वार्ड हमारे पास नहीं है, उन वार्डों में हम बहुत मामूली डिफरेंस से हारे। फिर 2025 में पुनः मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व दिया गया और 2025 के बाद 26 में, डेढ़ साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि जिले में जिला अध्यक्ष प्रमुख। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आपको जब भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का दायित्व दिया, तो वो जैसे ही उसकी घोषणा हुई, तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रही? इसलिए आई एम सो शॉकिंग, मैं शॉक में था कि ये क्या हो गया? एक्चुअली में ऑलरेडी 2025 में लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व मुझे मंडल अध्यक्ष का दायित्व पुनः सौंपा गया था। तो मैं खुद शॉक था कि ये क्या है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी में का कार्यकर्ता की कार्य क्षमता के अनुसार पद का विभाजन होता है। उस समय भारतीय जनता पार्टी को लगा कि मैं मंडल अध्यक्ष का दायित्व अच्छे से निर्वहन कर रहा हूँ, तो एक बार और मंडल अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन फिर पार्टी ने डिसाइड किया कि जिले में युवाओं की नई टोली तैयार करना, जिले में युवा मोर्चा को नए आयामों तक पहुँचाना है। तो हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व आदरणीय हेमंत भैया, सुधा भैया, बबला भैया, सभी ने डिसाइड किया कि युवा मोर्चा में काम करना है, करवाना है। तो फिर युवा मोर्चा में ये बात तो निश्चित है कि इस समय देश में युवा जो है या किसी भी देश में युवा जो हैं, वो आने वाला भविष्य होते हैं। तो आप चूँकि युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने, जिलाध्यक्ष बने हैं, तो बैतूल ज़िले के जो युवा हैं, उन युवाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएँ हैं, क्या योजनाएँ हैं? और साथ ही आप भारतीय जनता पार्टी के जो युवाओं के जो संगठन को लेके आपकी आगे क्या रणनीति है, क्या योजना है? सब कहा जाता है कि भारत एक सबसे युवा देश और युवा ही देश की दशा, दिशा तय करते हैं। जिस देश के साथ युवा होता है, वो देश तरक्की करता है, जिस देश का युवा नहीं होता, वो तरक्की नहीं। अभी हम कुछ समय से देख रहे हैं कि युवा युवा जो है मार्ग से भटक रहे हैं। युवाओं को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है या फिर कुछ गतिविधियाँ ऐसी हो रही जिससे युवा मार्गहीन हो रहे हैं। तो मेरा सबसे पहला
तो कर्तव्य ये रहेगा कि युवाओं को सही दिशा में मार्गदर्शन देना ताकि वो अपने जीवन को आगे कैसे देश के लिए दे सके या खुद के लिए कैसे समाज के लिए दे सके। तो ऐसा मेरा रहेगा और उससे भी बड़ी मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि युवाओं के रोज़गार, युवाओं के स्वरोज़गार, युवाओं के कौशल उन्नयन को यथासंभव हो सके, उनको देना। और युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनकी आवाज़ और उनकी समस्या को सुनना ही नहीं, सत्ता और संगठन के साथ तालमेल मिला के शत प्रतिशत कोशिश करूँगा कि उनकी समस्या को निराधार किया जाए, उनकी समस्या का निराकरण निकाला जाए। इसके पहले भी मैं जब पूर्व मंडल अध्यक्ष था, तो मैं कोशिश करता था कि जितने भी युवाओं के मुझे फ़ोन आते थे, तो 90% टाइम मैं उनके कोशिश करता था कि उस समस्या का निराकरण करूँ। आज भी युवा के साथ में रहता हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में आए तो आपके राजनीतिक गुरु कौन हैं? और ऐसा कौन-सा नेता है जिसकी कार्यशैली से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी हैं। हेमंत भैया से मैं कैसे प्रेरित हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने जब-जब हेमंत भैया के पास किसी को ज़रूरतमंदों को आते देखा, चाहे वो ज़रूरतमंद किसी भी विचारधारा, हेमंत भैया कभी भी ये नहीं देखते कि वो कांग्रेस का है, भाजपा का है, चाहे वो किसी और दल। कई बार तो मैंने ये भी देखा कि जो व्यक्ति उनकी 4-5 दिन पहले बुराई कर रहा था, वो व्यक्ति भी जब ज़रूरत माँगने उनके पास आता है, तो वो निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करते हैं। निस्वार्थ भाव से उनकी जो भी मदद हो यथासंभव मदद करने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो हेमंत भैया का मैनेजमेंट है कार्यकर्ताओं के लिए, एकजुट एक कार्यकर्ता को एक साथ एकजुट रखना, वो मैनेजमेंट हेमंत भैया से अच्छा किसी का नहीं। एक और मेरे आदर्श हैं, हुए? आदरणीय बबला भैया, उनको मैंने बचपन से युवाओं के साथ खड़ा देखा। मतलब मैं जब 5 या 6 साल का रहा होगा, तो 5 और 6 साल की उम्र से मैंने देखा कि हमेशा हम सुनते थे बबला भैया, हम सब एक ही मोहल्ले के रहवासी हैं। तो हमेशा बबला भैया के साथ 30-40 लड़के, सब युवाओं का मेला लगा रहता था और हमेशा बबला भैया युवाओं के लिए तत्पर खड़े रहते थे। एक फ़ोन जाता था बबला भैया थाने आ जाओ, एक फ़ोन जाता था बबला भैया तत्पर खड़े रहते थे। तो एक आदर्श मेरे बबला भैया भी हैं। अच्छा, ये एक अभी कुछ समय से देखने में आ रहा है कि जो भारत का जो युवा है, उसका राजनीति से मोह भंग होता जा रहा है और ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद युवा उस ओर टर्न नहीं होना चाह रहा है। तो अब जब ये स्थिति आज के समय में बन गई है, तो आप ऐसा क्या करेंगे या क्या प्रयास करेंगे कि भाजपा में युवाओं को और संगठन में जोड़ने का प्रयास आप करें? ऐसी कोई योजना है आप की बात से मैं सहमत हूँ कि आजकल युवाओं का जो मोह है वो राजनीति से दूर होता जा रहा है। कुछ हद तक सही बात है आपकी ये। एक्चुअली जो दूसरे दल है, वो अपनी व्यक्तिगत सोच, व्यक्तिगत निष्ठा और जो उनकी जो दूसरी सोच है, वो आजकल का जो युवा है वो समझ और आजकल का जो युवा है, उसकी सोच अलग है, उसका दृष्टिकोण अलग है। तो वो जो आपकी व्यक्तिगत सोच दूसरे दलों की जो सब चीज़ें हैं, उससे ग्रसित होकर जो युवा है, राजनीति से दूर होता जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा युवाओं को यथासंभव मदद करने का प्रयास करती है, युवाओं को यथासंभव साथ लेकर चलने का प्रयास करती है और समय-समय पर भारतीय जनता पार्टी एक अकेला ऐसा दल है, जो युवाओं को मौका देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूँ। जिस उम्र में लोग युवा मोर्चा का मंडल अध्यक्ष नहीं बन पाते, तो उस उम्र में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भाजपा का मंडल अध्यक्ष बनाया। तो और पूरे देश में ये चला था कि हमने 26 साल की उम्र में भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष बनाया था। उस समय 42 साल, 45 साल, 50 साल के लोगों को मंडल अध्यक्ष बनाया जाता है। और एक चीज़ और भारतीय जनता पार्टी में अभी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उनकी जो एज है वो भी 45 ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई इतना बड़ा दल, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है, नितिन नवीन जी, उनकी एज 45 ही है। तो भारतीय जनता पार्टी समय-समय पर युवाओं को साथ लेकर चलती है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कहते हैं कि उम्र छोटी नहीं है, सपने उम्र छोटी नहीं होती है, सपने बड़े होने चाहिए। जिस युवा के सपने समाज और संगठन से जुड़े जाते हैं,
उस युवा के सपने समाज को बदलने की ताकत। तो ये जो सोच है, अगर युवाओं के सपने संगठन के साथ तालमेल कर ले, तो समाज बदल सकता है। तो मेरी ऐसी सोच है इसमें कि राजनीति में युवाओं को इसलिए आना चाहिए कि भविष्य युवाओं का, अगर आज युवा राजनीति में नहीं आएगा, तो आने वाले 20 सालों बाद कौन करेगा? देश की सेवा कौन करेगा? देश के पदों पे कौन बैठेगा? तो इसलिए राष्ट्र हित में युवाओं को राजनीति से जुड़ना। अच्छा, हम एक बात और ये आपसे जानना चाहेंगे कि अक्सर आजकल एक बड़ी चर्चा में बात रहने लगी है कि भाजपा में गुटबाजी ठीक वैसे ही हो गई है, जैसे कांग्रेस में होती है। तो ये आप इसको एक मिथक मानते हैं और या आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता। एक्चुअली भारतीय जनता पार्टी जो है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जब परिवार बड़ा होता है, तो लोग भी बढ़ते हैं। तो परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर चलता है और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को लेकर चलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में कोई भी डिसीजन हो, कभी भी आपको भीतरघात नहीं दिखेगा, कभी भी आपको ये सब चीज़ें नहीं दिखेंगी। अच्छा विक्रम जी, आप युवा हैं और निश्चित रूप से आप जब संगठन को आगे बढ़ाएँगे, तो आपके साथ युवा जुड़ेंगे। अब नए युवा कार्यकर्ता भी आपके बीच में आएँगे। तो आपकी पार्टी में जो आपके स्तंभ हैं वरिष्ठ कार्यकर्ता और आपके साथ जो ये नए युवा कार्यकर्ता आएँगे, तो इनके बीच में आप तालमेल कैसे बिठाएँगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सामंजस्य और तालमेल बिठाने के लिए राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर, हर माह मासिक बैठक आयोजित करती है। ये बैठक आयोजित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता है कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे नए कार्यकर्ता, हमारे युवा कार्यकर्ताओं को एक साथ बैठाकर तालमेल स्थापित किया जाए। ताकि जब हम किसी मिशन पे लगे, जब हम किसी आंदोलन के लिए जाएँ, तो हम एक दिखें और हम हर माह हमारी राष्ट्रीय बैठक होती है, प्रदेश स्तर की बैठक होती है, फिर जिला स्तर की बैठक होती है, फिर मंडल स्तर की बैठक होती है और सबसे अंतिम बैठक हमारी होती है शक्ति केंद्र की, उसके बाद हमारी बैठक होती है बूथ स्तर। बूथ स्तर पे मन की बात जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मन की बात होती है, उस दिन हम बूथ स्तर की बैठक करते हैं। बूथ स्तर पे भी हमारे जितने भी उस बूथ के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, वो सभी कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आते हैं, हमारे नए कार्यकर्ता भी आते हैं और सामाजिक लोग भी आते हैं। सभी उस बैठक में एक साथ बैठकर सामंजस्य स्थापित करने का काम करते हैं ताकि हम जो भी मिशन में लगे, वो मिशन को हम एक साथ मिलकर पूरा करें। देखिए, आपके जो राजनीतिक विरोधी हैं, वो अक्सर खुलकर या दबी ज़बान में आपका जो व्यवसाय है, उसमें कुछ आरोप लगाते हैं। तो आप आपके इन आरोपों के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरा मेरे उन सभी शुभचिंतकों से कहना है, इसलिए वो मेरे शुभचिंतक ही है, क्योंकि उनको खुद से ज़्यादा मेरी चिंता है, मेरे व्यवसाय की चिंता है। तो मेरा उन सभी शुभचिंतकों को कहना है कि मैं एक राजनीति करता हूँ, मेरा परिवार भी है। मुझे भी जीवन यापन करना, मेरे परिवार को भी जीवन यापन करना है। तो उसके लिए मुझे व्यवसाय करना पड़ेगा और आज जो मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, ये मैं पार्टी में पद आने के बाद व्यवसाय नहीं कर रहा। ये व्यवसाय मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। 2010 से मैं प्रॉपर्टी का काम करते आ रहा हूँ, पानी का प्लांट था मेरा। तो व्यवसाय मैं पहले से करते आ रहा हूँ। तो और मैंने आज तक किसी के व्यवसाय पे कोई सवाल खड़े किए नहीं हैं, लेकिन कुछ मेरे शुभचिंतकों को मेरी चिंता है। अच्छा, ये बात तो है कि आपने इतनी कम उम्र में भाजपा जैसे संगठन में अच्छे दायित्व की ओर बढ़ गए हैं आप। तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो आप पे आरोप लगाए जाते हैं किसी भी स्तर पे, व्यवसाय को लेके, आपकी राजनीतिक कार्यशैली को लेके, तो आपको ये लगता है कि ये आपकी छवि खराब करने का प्रयास है? मेरा पुनः उन शुभचिंतकों से कहना है कि आपके द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं, वो आप उसको सत्य नहीं कर पाते हैं। वो आप खुद को अच्छा बताने के लिए मुझ पर आरोप लगाते हैं। मेरे कार्य मेरे कार्य जो अच्छे रहते हैं वो पब्लिक देखती है। पब्लिक सभी चीज़ों का निर्णय करती है। मैंने आज अच्छे कार्य करे हैं, तो मैं आज इस पद पे बैठा हूँ। मेरे आज अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो मैं समाज सेवा कर पा रहा हूँ। लोग मुझे पूछ रहे हैं और उससे भी सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि मेरे मार्गदर्शक आदरणीय हेमंत भैया और मेरे पापा जी हमेशा एक बात बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है और सबको ग्रहण भी करना चाहिए वाली बात, कि कभी भी अपने हित के लिए किसी दूसरे का अहित मत।
अगर आपको खुद का हित करना है तो अपने हित के लिए काम करो, दूसरे का अहित करके कोई काम मत करो। और मतलब थोड़े से कड़े शब्दों में अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों की लाइन कभी मत, खुद ब खुद अपनी लाइन बड़ी होती चली जाएगी और आप आगे बढ़ते चलोगे। लेकिन अगर आप टाँग खींचते चले जाओगे, तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और आपकी लाइन भी बड़ी नहीं हो पाएँगी। देखिए, आज आप भारतीय जनता पार्टी के एक युवा विंग के अगुवा बन गए हैं। तो क्या भारतीय जनता युवा मोर्चा जो है, वो बैतूल जिले में किसी समस्या को ऐसा देखता है कि बैतूल की बड़ी समस्या है और उस समस्या को आप किस प्राथमिकता से सुलझाएँगे? बैतूल जिले के लिए अभी एक समस्या ये है जो मुझे लगती है वो है रोज़गार। रोज़गार की समस्या को सॉल्व करने के लिए माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी सतत प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी सकारात्मक चर्चा हमारे लोगों की होती रहती है और विगत कुछ वर्षों में ये देखने में आया है, माननीय हेमंत खंडेलवाल जी के द्वारा बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए बातचीत की गई है, नए-नए स्टार्टअप्स चालू किए गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया जा सके। और दूसरी दूसरी जगह भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं युवाओं के रोज़गार के लिए, जैसे अभी हम लोग महिला आईटीआई में कुछ दिन पूर्व गए थे एक कार्यक्रम में, भूमि पूजन कार्यक्रम में, उस दिन हमने देखा कि हमारी बैतूल की बेटियाँ लगभग 72 या 76 ऐसी कुछ बेटियाँ एक ही बार में बैंगलोर की एक कंपनी में चयनित। तो स्कोप अच्छा है, धीरे-धीरे करके रोज़गार के लिए भी हम बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे-जैसे हो रहा है वैसे-वैसे कार्य उसमें कर रहे हैं। लेकिन जल्द से जल्द कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग युवाओं को रोज़गार दिया जा सके, जिसकी जैसी सामर्थ्य है, जिसका जैसा है उसको हम रोज़गार देने में करें। देखिए, हमारा एक आपसे जानना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी, इसके जो जनप्रतिनिधि हैं या कार्यकर्ता हैं, यदि वो पार्टी लाइन से या एक सही लाइन से हट के जाते हैं, जिसको हम स्पष्ट बोलें, तो गलत लाइन पे जाते हैं। तो क्या विक्रम वैद्य इसके खिलाफ आवाज़ उठाएँगे और उनको बताएँगे कि भाई ये गलत हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासनात्मक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में एक वरिष्ठ नेतृत्व एक अनुशासन समिति के साथ काम करता है। अनुशासन समिति वरिष्ठ नेतृत्व के साथ मिलके काम करती है और वो जो हमारी अनुशासन समिति रहती है, वो साल भर सब पे निगरानी करती है। कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है और सभी को पर्याप्त मौका मिलता है अपनी बात उस अगर ऐसा कुछ होता है अनुशासन के सामने रखने का और हमारी जो अनुशासन समिति है वो डिसाइड करती है, क्या सही है और क्या गलत। अच्छा, अब हम चूँकि आप अब एक ऐसे पद पर हैं कि आपका अनुसरण सभी लोग करेंगे और देखेंगे कि विक्रम जी क्या हमारे लिए एक संदेश लेके आ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बैतूल के जो युवा हैं और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं, विशेषकर युवा, उनके लिए आपका क्या संदेश? देखिए सबसे पहले तो बैतूल शहर में मतलब बैतूल जिले में 30 मंडल है हमारे संगठन के साथ। तो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष प्रखर पवार जी के नेतृत्व में पहले मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि 30 मंडलों में युवाओं की एक अच्छी टीम खड़ी करें और इन 30 मंडलों में लगभग 1700 कुछ बूथ आते हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि बूथ बूथ जो है महत्वपूर्ण इकाई। तो सबसे पहली तो मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो बूथ की जो इकाई है, उसमें नए युवाओं को जोड़ना, ऐसे नए युवाओं को जोड़ सके, एक नए युवा की टीम तैयार करना ताकि भारतीय जनता पार्टी की रीति-नीति को हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की अ, जन कल्याणकारी योजनाओं को हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमारे मोदी जी की जो सबसे बड़ी परिकल्पना है, 2047 तक विकसित भारत सशक्त राष्ट्र की जो उनकी परिकल्पना है, उस परिकल्पना को पूरा करने के लिए आम जन की सहभागिता, सबकी सहभागिता होनी चाहिए, उसमें भागीदारी होनी चाहिए, सबकी ज़िम्मेदारी उसमें फ़िक्स होनी चाहिए ताकि एक हम मोदी जी की परिकल्पना को पूरा कर सकें। विकसित राष्ट्र, सशक्त राष्ट्र की जो उनकी परिकल्पना है, उसको हम पूरा विक्रम जी, आपका समय बहुत व्यस्तम रहता है और इस समय आपके पास ज़िम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। लेकिन इसके बावजूद भी अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए, युवाओं तक पहुँचाने के लिए, आप हमारे बैतूल वाणी के कार्यक्रम रूबरू में उपस्थित हुए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत